नमस्ते छात्रों, रश्मि की कक्षाओं में स्वागत है। आज होगी चर्चा कक्षा 11 जीव विज्ञान, अध्याय 11 पौधों में परिवहन। ट्रांसलोकेशन जाइलम और फ्लोएम के माध्यम से पौधों में परिवहन की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें पानी, खनिज और विलेय का परिवहन शामिल है। Means of transport. संयंत्रों में परिवहन के 3 प्राथमिक तरीके हैं। प्रसार पौधे परिवहन का सबसे आम तरीका है। इसे ऊर्जा के उपयोग के बिना उच्च सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में अणुओं के आंदोलन के रूप में परिभाषित किया गया है। नतीजतन, प्रसार एक निष्क्रिय प्रक्रिया है। प्रसार की दर एकाग्रता, ढाल, तापमान और दबाव से प्रभावित होती है। सुगम प्रसार एक परिवहन प्रक्रिया है जो प्रोटीन द्वारा सुगम है, जिसे परमीज के रूप में जाना जाता है। यह एक निष्क्रिय प्रक्रिया भी है। परिवहन अपने अधिकतम तक पहुंचता है जब परिवहन के लिए उपलब्ध सभी प्रोटीन संतृप्त होते हैं। यह एक विशिष्ट प्रक्रिया है जो केवल कुछ अणुओं को गुजरने की अनुमति देती है। पोरिन और एक्वापोरिन प्रोटीन हैं जो सुगम प्रसार की प्रक्रिया में सहायता करते हैं। पोरिन कोशिका ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के साथ साथ कुछ बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छिद्र हैं। एक्वापोरिन पानी के चैनल हैं जो पानी के अणुओं का परिवहन करते हैं। निम्नलिखित प्रक्रिया के परिणामस्वरूप प्रसार की सुविधा हो सकती है। सिम्पोर्ट, एक ही दिशा में कई अणुओं का परिवहन। एंटीपोर्ट, विपरीत दिशा में अणुओं की गति। यूनिपोर्ट, किसी भी दिशा में एकल अणुओं की गति। Note, recreated above diagram. Active transport in plants. अणुओं के परिवहन के लिए ऊर्जा के व्यय की आवश्यकता होती है। यह विलेय को कम सांद्रता वाले क्षेत्र से उच्च सांद्रता वाले क्षेत्र में ले जा सकता है, और इसके विपरीत, सक्रिय परिवहन झिल्ली प्रोटीन द्वारा सुगम है। यह विलेय परिवहन का एक विशिष्ट तरीका है। Note, recreated above diagram. Plant-water relations. पौधों के विकास के लिए पानी की आवश्यकता होती है। हालांकि, बहुत अधिक या बहुत कम पानी पौधों के लिए हानिकारक है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा स्थलीय पौधे जल वाष्प के रूप में अपने हवाई भागों से अपना कुछ पानी खो देते हैं, वाष्पोत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। Water potential. जल क्षमता पानी की संभावित ऊर्जा का एक उपाय है। सेल की जल क्षमता विलेय क्षमता और दबाव क्षमता द्वारा निर्धारित की जाती है। शुद्ध जल में सर्वाधिक जल क्षमता पाई जाती है। पानी हमेशा उच्च से कम पानी की क्षमता में चला जाता है। पानी की क्षमता को प्रतीक साई या द्वारा निरूपित किया जाता है। पास्कल पानी की क्षमता के लिए माप की इकाई है। जब शुद्ध पानी में एक विलेय जोड़ा जाता है, तो पानी की क्षमता नकारात्मक मूल्य तक गिर जाती है। इसे विलेय क्षमता के रूप में जाना जाता है। इसे प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है। शुद्ध पानी के मामले में दबाव वायुमंडलीय दबाव से अधिक होने पर पानी की क्षमता बढ़ जाती है। पानी उच्च जल क्षमता वाले क्षेत्र से कम पानी की क्षमता वाले क्षेत्र में, या एक पतला घोल से एक केंद्रित समाधान में चला जाता है, जैसा कि ऊपर दिए गए आरेख में दिखाया गया है। जब पानी प्लांट सेल में प्रवेश करता है, तो सेल की दीवार के खिलाफ दबाव बनता है,
जिससे यह अधिक टर्गेड हो जाता है। इससे दबाव की संभावना बढ़ जाती है। नतीजतन, निम्नलिखित जल क्षमता के बीच संबंध है: विलेय क्षमता S और दबाव क्षमता P, PS। Osmosis. इसे अर्धपारगम्य झिल्ली में जाने वाले पानी के अणुओं की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। पानी की गति एकाग्रता ढाल और दबाव ढाल से प्रभावित होती है। पानी के अणु तब तक चलते हैं जब तक कि दो समाधानों के बीच संतुलन नहीं पहुंच जाता है। ऑस्मोटिक दबाव झिल्ली में विलेय अणुओं के शुद्ध आंदोलन को रोकने के लिए लागू दबाव है। आयनों, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड जैसे झिल्ली में अणुओं के आंदोलन के लिए ऑस्मोसिस की आवश्यकता होती है। Plasmolysis. बाहरी माध्यम के संबंध में पौधों की कोशिकाओं का व्यवहार परिवर्तन के अधीन है। यदि प्लांट सेल की ऑस्मोटिक क्षमता बाहरी माध्यम से मेल खाती है, तो समाधान को आइसोटोनिक कहा जाता है। समाधान को हाइपरटोनिक कहा जाता है यदि ऑस्मोटिक क्षमता सेल के अंदर की तुलना में सेल के बाहर अधिक है। जब सेल के अंदर विलेय क्षमता सेल के बाहर विलेय क्षमता से अधिक होती है, तो समाधान को हाइपोटोनिक कहा जाता है। एक हाइपरटोनिक समाधान पानी के अणुओं को कोशिका के बाहर स्थानांतरित करने का कारण बनता है। सेल को अब फ्लैसिड के रूप में जाना जाता है। जब एक कोशिका हाइपोटोनिक समाधान में डूब जाती है, तो पानी कोशिका के भीतर चलता है। सेल को टर्गेड के रूप में वर्णित किया गया है। प्लास्मोलिसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रोटोप्लाज्म कोशिका की दीवार से दूर हो जाता है, जब एक पौधे की कोशिका को हाइपरटोनिक समाधान में रखा जाता है। हाइपरटोनिक घोल में डूबे होने के परिणामस्वरूप पानी कोशिका से बाहर निकल जाता है। इसे प्लास्मोलिसिस कहा जाता है। Imbibition. विसंयुक्त ठोस पदार्थों द्वारा पानी के अवशोषण को संदर्भित करता है, जिससे उन्हें आकार में विस्तार होता है। पानी में रखने पर किशमिश की सूजन का सबसे आम उदाहरण है। इसे प्रसार के रूप में माना जाता है, क्योंकि पानी उच्च सांद्रता से कम सांद्रता में चला जाता है, यानी एकाग्रता ढाल के साथ। Long distance transport of water. लंबी दूरी का जल परिवहन का सबसे तेज तरीका है। पानी, भोजन और खनिज आमतौर पर थोक प्रवाह या द्रव्यमान प्रवाह द्वारा स्थानांतरित होते हैं। द्रव्यमान प्रवाह दो दबाव विभेदित समाधानों के बीच होता है। ट्रांसलोकेशन पौधों के संवहनी ऊतकों के माध्यम से पदार्थों की गति को संदर्भित करता है। जाइलम और फ्लोएम संवहनी ऊतक हैं। जाइलम जड़ों से पौधे के विभिन्न हिस्सों में पानी के अणुओं की आवाजाही में सहायता करता है। फ्लोएम पत्तियों से पौधे के अन्य हिस्सों में भोजन की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। Different pathways of water absorption. पानी पौधों द्वारा अपनी जड़ों के माध्यम से अवशोषित किया जाता है। जड़ के बाल मिट्टी से पानी और खनिजों के अवशोषण के लिए जिम्मेदार हैं। पानी जड़ों से पौधे के विभिन्न हिस्सों में दो अलग-अलग मार्गों के माध्यम से जाता है। ये मार्ग इस प्रकार हैं। Apoplast pathway. यह गैरजीवित पौधों के हिस्सों जैसे अंतरकोशिकीय स्थानों और सेल की दीवारों में पानी की गति से संबंधित है। यह मार्ग एंडोडर्मिस द्वारा बाधित होता है। एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स द्वारा पानी की गति से संरक्षित है।
यह कोशिका झिल्ली में पानी की गति को शामिल नहीं करता है। Simplest pathway. यह सेल टू सेल कनेक्शन के माध्यम से प्रोटोप्लास्ट के माध्यम से पानी की गति है, जिसे प्लास्मोडेस्माटा के रूप में जाना जाता है। यह प्रत्यक्ष साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म आंदोलन में सहायता करता है। यह प्रक्रिया पानी की गति के एपोप्लास्टिक मार्ग की तुलना में धीमी है। कुछ पौधों, जैसे कि पिनस, में पानी के अवशोषण के लिए अलग-अलग संरचनाएं होती हैं, जिन्हें माइकोराइजा कहा जाता है। माइकोराइजा कवक संघ हैं, जो कवक और उच्च पौधों की जड़ों के बीच होते हैं। यह कवक और पौधे की जड़ों के बीच एक सहजीवी संबंध है। फंगल हाइफे मिट्टी से खनिज आयनों और पानी के अवशोषण में सहायता करते हैं, जबकि जड़ें पौधों की जड़ों को शर्करा और एन युक्त यौगिकों की आपूर्ति करती हैं। Water movement up the plant. जड़ दबाव तब होता है जब मिट्टी में मौजूद आयनों को सक्रिय रूप से जड़ों के संवहनी ऊतकों में ले जाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जड़ों के अंदर सकारात्मक दबाव होता है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव तब होता है जब मिट्टी में मौजूद आयनों को सक्रिय रूप से जड़ों के संवहनी ऊतकों में ले जाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप जड़ों के अंदर सकारात्मक दबाव होता है। इस दबाव को जड़ दबाव के रूप में जाना जाता है, और यह पानी के ऊपर की ओर आंदोलन के लिए जिम्मेदार है। जब एक तने को आधार से क्षैतिज रूप से काटा जाता है, तो जड़ दबाव मापा जाता है। कटे हुए तने से एक तरल बाहर निकल जाएगा। रूट प्रेशर का असर रात में भी देखा जा सकता है। वाष्पीकरण की दर कम होने पर पत्तियों की युक्तियों के पास पानी की बूंदों के रूप में अतिरिक्त पानी देखा जाता है। इसे गुटेशन के रूप में जाना जाता है। पानी के ऊपर की ओर बढ़ने के लिए प्रेरणा शक्ति वाष्पोत्सर्जन खिंचाव है। डिक्सन और जॉली ने पौधों में पानी के ऊपर की ओर आंदोलन की व्याख्या करने के लिए सामंजस्य तनाव सिद्धांत का प्रस्ताव रखा। पानी के अणुओं के बीच आकर्षण को सामंजस्य के रूप में जाना जाता है। पानी के अणुओं और अन्य ध्रुवीय अणुओं के बीच आकर्षण को आसंजन के रूप में जाना जाता है। सतह तनाव एक और गुण है जो वाष्पोत्सर्जन खिंचाव को बढ़ावा देता है। तरल चरण में पानी के अणुओं के बीच आकर्षण को सतह तनाव के रूप में जाना जाता है। वाष्पोत्सर्जन के दौरान पानी खो जाता है, जिससे जाइलम वाहिकाओं में नकारात्मक दबाव पड़ता है। इसे वाष्पोत्सर्जन खिंचाव के रूप में जाना जाता है। Transpiration. वाष्पोत्सर्जन स्ट्रोमेटा के माध्यम से जल वाष्प के रूप में पत्तियों से पानी की हानि है। स्ट्रोमेटा पत्तियों में छोटे उद्घाटन हैं, जो दिन के दौरान खुलते हैं और रात में बंद होते हैं। Factors influencing transpiration. ऊंचा तापमान वाष्पोत्सर्जन की दर को बढ़ाता है। एक बड़ा सतह क्षेत्र वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है, उच्च आर्द्रता वाष्पीकरण की दर को कम करती है, और हवा की गति वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है। Mineral nutrient absorption and transport. खनिजों को पौधों द्वारा निष्क्रिय और सक्रिय रूप से अवशोषित किया जाता है। अधिकांश परिवहन सक्रिय रूप से होता है, क्योंकि आयन चार्ज होते हैं और ऊर्जा खर्च किए बिना झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। एटीपी का उपयोग ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के अंतिम उत्पाद सुक्रोज को स्रोत, जहां संश्लेषण होता है, जैसे पत्तियां, से सिंक,
अंग जो भोजन स्टोर करते हैं में ले जाया जाता है। खाद्य या सुक्रोज परिवहन द्विदिश है, जल परिवहन के विपरीत, जो यूनिडायरेक्शनल है। स्रोत से सिंक तक चीनी स्थानांतरण के लिए दबाव प्रवाह परिकल्पना, द्रव्यमान प्रवाह परिकल्पना या मुझ परिकल्पना प्रस्तावित की गई थी। यह फ्लोएम के माध्यम से होता है। छलनी ट्यूब, साथी कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा फ्लोएम बनाते हैं। भोजन को छलनी ट्यूबों और साथी कोशिकाओं के माध्यम से स्रोत से सिंक तक सक्रिय रूप से स्थानांतरित किया जाता है। शर्करा स्रोत से शुरू होने वाले फ्लोएम के माध्यम से चलती है, जहां उन्हें छलनी ट्यूब में लोड किया जाता है। छलनी ट्यूबों में लोडिंग एक हाइप्रोटोनिक वातावरण पैदा करती है, जो पानी को फ्लोएम में प्रवेश करने की अनुमति देती है। स्रोत पर उच्च ऑस्मोटिक दबाव के कारण भोजन सुक्रोज सिंक की ओर बढ़ता है, कम ऑस्मोटिक दबाव के साथ। नतीजतन, यह निष्कर्ष निकालना संभव है कि ऑस्मोटिक दबाव स्रोत से सिंक तक भोजन की गति को चलाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.